हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका सभी का स्वागत है। और आज हम जो है केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के तीसरे लेक्चर में जाने वाले हैं। कोई और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखना और बने रहिए हमारे साथ। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है उसमें है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना बच्चों, क्या है उसके अंदर? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ऑस्मोसिस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्या पता होना चाहिए? ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है ना, तो मैं पहले ऑस्मोसिस के बारे में फिगर की हेल्प से समझाता हूँ। देखो, ये हमारे पास एक फिगर है, यानी कि एक कंटेनर है हमारे पास। ठीक है, इस कंटेनर में ये बीच में जो लगा है वो एसपीएम लगा है। एसपीएम समझते हो ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। और इधर हमारा सोलवेंट है। इधर क्या है? हमारा सोलवेंट है। ठीक है ना बच्चों, क्या है? सोलवेंट। और इधर हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में पार्टिकल्स मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, या ये कह सकते हो पार्टिकल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई। क्या लिख सकता हूं मैं? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इधर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है ना। तो इस वाले प्रोसेस को क्या करते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। तो कीवर्ड याद रहेगा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है भाई? ऑस्मोसिस के प्रोसेस में पार्टिकल्स मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और हाँ, किसके थ्रू? थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। इसमें आप दो मेम्ब्रेन जरूर याद रखना, एक नेचुरल मेम्ब्रेन जैसे पिग ब्लैडर होता है, और एक आर्टिफिशियल जो मेम्ब्रेन होती है जैसे सेलोफेन होती है या कॉपर फेरोसाइनाइड होती है। इनको याद रखेंगे, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैंने क्या काम किया, इस फिगर के अंदर यहाँ पर सॉल्यूशन के साइड में मैंने एक पिस्टन और ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया भाई? पिस्टन ऐड कर दिया। अब जैसे ही पिस्टन ऐड करूंगा तो इस पिस्टन से जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा सॉल्यूशन की साइड, तो वो क्या काम करेगा? ये जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, ये क्या काम हो जाएंगे? रुक जाएंगे। ये पार्टिकल मूव नहीं करेंगे यही, क्योंकि आगे से इन पर इतना प्रेशर पड़ रहा है कि ये आगे जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस वाले प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इट इज नोटेड बाय पाई। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई टू द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। ठीक है ना। ये वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो सॉल्यूशन की साइड अप्लाई किया जाता है और किसको? ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक देता है, और इट इज डिनोटेड बाय पाई। क्लियर। अब इसका एक फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ठीक है ना, याद रहेगा, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाई, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अगर मैं इक्वेशन से देखता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और ये इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पाई प्रोपोर्शनल सी टी। ठीक है ना। अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाइए और यहाँ पे कांस्टेंट लाइए आर। ठीक है ना। यहाँ पे कांस्टेंट लाइए क्या? आर। आर एक गैस कांस्टेंट की तरह काम करता है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन को गैस के इक्वल ही रखा गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो आर है वो गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप याद रखेंगे 3.14 जूल कैलविन पर मोल। ठीक है ना, ये याद रहेगा। सी का मतलब कंसंट्रेशन होता है, टी का मतलब टेम्परेचर होता है। ठीक है। अब एज वी नो, हम सभी जानते हैं कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ? पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये बना। क्लियर। अब तीसरा पॉइंट आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? तो वेट अपॉन मोलर मास के बराबर होता है। तो इस वाले फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं कि पाई इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, और यहां पर बच्चों आर टी। ठीक है ना। तो ये वो ध्यान रखेंगे। अब आपके पास ये 3 डब्बे आ गए हैं। इन 3 डब्बों के बेस पर आप न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हम ज्यादा कुछ जो है ना उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? थ्योरी नहीं हम ज़्यादा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन को फोकस करने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसके यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्या क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, आंसर लिखते समय आपको इस तरीके से लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसने पूछा है, तो मैं सबसे पहले मेंशन करूंगा पाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन पास्कल एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 1
प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 1 ग्राम पॉलीमर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा W कितना आ गया बच्चे, 1 ग्राम आ गया, क्लियर। और मोलर मास इसका दिया हुआ है कितना, 185,000 ग्राम पर मोल। यूनिट का स्पेशल ध्यान रखेंगे आप, यूनिट सभी की लिखेंगे। वॉल्यूम मेरा दे रखा है 450 ml, क्या दे रखा है भाई, 450 ml। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ लीटर में, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। डिवाइडेड बाय 1000 करके इसको मैंने लीटर में चेंज कर लिया। अब बच्चे यहाँ पर क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। तो टेम्परेचर क्या आपका 37 डिग्री सेल्सियस में 273 में ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा 310 केल्विन, क्लियर। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे सब बच्चे, ठीक है। तो ये आपका गिवन हो गया। इसके बाद ध्यान रखना है आपको कि आपको लिखना है फॉर्मूला। अब मैं समझता हूँ जब डेटा आपके पास आ जाएगा तो आपने समझ लिया कि इसमें पाई वाला फॉर्मूला लिखना है। तो पाई इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, वेट अपॉन मोलर मास, जो लास्ट में सबसे दिया था, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, और ऊपर लिखेंगे RT, ठीक है ना। इतना काम आप करेंगे। अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यू क्या है, W की वैल्यू 1, R की वैल्यू अभी बताई थी मैंने 8.314, टेम्परेचर कितना है 310 केल्विन, और मोलर मास कितना है बच्चे 185,000, ठीक है ना, इनटू वॉल्यूम कितना है आपका, वॉल्यूम आपका 0.45 लीटर, ठीक है ना। अब इस तरीके से यहाँ से आप पाई कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन का काम आपका है, ठीक है ना बच्चों। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, जुड़े रहिए हमारे साथ DC कैंपस पर, ठीक है। और इन क्वेश्चंस की अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे ही आपको इनकी PDF मिलेगी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। अब वांट ऑफ फैक्टर को समझने से पहले आपको डिसोसिएशन के बारे में पता होना चाहिए। डिसोसिएशन और एसोसिएशन, दूसरा पॉइंट क्या होता है भाई, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ जाना, और डिसोसिएशन का मतलब होता है टूट जाना। और यहाँ पर हमने 100% और लिखा है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ NaCl, तो NaCl को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो NaCl 100% डिजोल्व हो जाता है। यानी कि NaCl के अगर आपने 10 मोल लिए तो 10 के 10 मोल टूट जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं डिसोसिएशन, याद रहेगा, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, डिसोसिएशन। एक एग्जांपल पेपर में पूछा जाता है, जरा इसको भी देखो। K4FeCN6, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या बनाएंगे, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 की पावर 4 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिसोसिएशन है, ठीक है ना। एसोसिएशन की बात भी हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना आपको, ये क्या है, डिसोसिएशन है। अब हम निकालते हैं वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। वांट ऑफ ने सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वांट ऑफ फैक्टर लगाया, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। तो वांट ऑफ फैक्टर के लिए 3 फॉर्मूले आप यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपन ऑब्जर्व, देखो होता क्या है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है जैसे कोई फॉर्मूला आपको दे दिया गया तो उसका जो मास आप कैलकुलेट करेंगे उसको कहते हैं नॉर्मल। और ऑब्जर्व का मतलब किसी फॉर्मूले की हेल्प से उसको मेजर करना, ठीक है। ऐसी सेम कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू जो आप मेजर करने वाले हैं, जो कैलकुलेट करके आएगी ऑन पेपर, उसको क्या करेंगे आप, कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं। देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एक तो वर्ड यहाँ आफ्टर है और यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, बिफोर, बाकी ये सिमिलर है। तो अगर मुझे आई की वैल्यू यानी कि वांट ऑफ फैक्टर की NaCl के लिए निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल हैं जरा ध्यान से देखिए। तो आपको यहाँ पर 2 पार्टिकल दिखेंगे, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यानी कि 2 हो गए तो 2, और डिवाइडेड बाय कितना, बिफोर कितना था 1, तो मैं 1, तो इसके लिए क्या आ गया, 2 आ गया। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे सिमिलरली इसके लिए निकालते हैं I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने, 4 तो ये है और 1 ही है, तो टोटल कितना हो गया भाई, 5 हो गया, क्लियर। और बिफोर कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया 5। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये मैंने किसके लिए निकाला, डिसोसिएशन के लिए। अब सिमिलरली आप एसोसिएशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, एसोसिएशन, ठीक है ना भाई। एसोसिएशन के लिए जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो एसोसिएट हो जाएगा, जैसे मैंने कहा एसिटिक एसिड को बना रहा हूं मैं इन दोनों आयन से, तो मैं क्या लिखूंगा, CH3COOH, ठीक है, जुड़ गया, ये ऐड हो गया, जुड़ गया ना। तो आई आफ्टर कितना है 1, और बिफोर कितना था बच्चे, 1 ये था और 1 ये, तो 2, तो कितना आ गया 0.5।
ठीक है ना। अब यहां से आपके पास एक कंक्लूजन राउंड निकल के आएगा, क्या, अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, डिसोसिएशन है, ठीक है ना। और अगर i की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, एसोसिएशन है। और अगर i की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है तो क्या है फिर, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, ठीक है ना, याद रहेगा, ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन। यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन इस साल बोर्ड में पूछा गया था, तो इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक है ना। आप पेन कॉपी लेके इनको उतार भी सकते हैं, ये आपको हेल्पफुल ही होंगे, ठीक है ना। चलिए, ये एग्जाम्पल पेपर में पूछा जाता है इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि 100% डिसोसिएशन ना हो, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड कभी भी पूरा नहीं टूटता है क्योंकि ये वीक एसिड है, तो ये टूटेगा टूटेगा तो ये ऐसे ही। लेकिन अगर मैंने इसके 10 मोल ले लिए, सपोज दैट मैंने यहाँ 10 ले, तो 10 नहीं टूटेंगे, लेस देन 10 टूटेंगे। जैसे 8 हो गया, 7 मॉलिक्यूल्स, लेस देन 10 ब्रेक होगा। तो जब लेस देन 10 ब्रेक होगा इसका मतलब ये 100% डिसोसिएशन नहीं है, ठीक है ना बच्चे, 100% डिसोसिएशन नहीं है। तो उस केस में आप क्या बनाएंगे, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 1 लेंगे, इनिशियल स्टेट में 0 होता है। मैं 2 फॉर्मूले आपको बना के दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी रिमेनिंग वैल्यू चेक करता हूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा आफ्टर टी टाइम, या एट इक्विलिब्रियम इसकी अल्फा क्वांटिटी बनी, इसकी अल्फा बनी, ठीक है ना, याद रहेगा नहीं, इसकी अल्फा बनी और इसकी अल्फा बनी, और यहां इसका रिमेनिंग निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस अल्फा कर दूंगा। तो मुझे आई कैलकुलेट करना, आई कैलकुलेट करने के लिए आफ्टर डिसोसिएशन टूटने के बाद कितने मोल बचे हैं, तो ये है सॉल्यूशन के अंदर, ये है और ये भी है, क्योंकि ये पूरा नहीं ब्रेक हुआ। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। आफ्टर डिसोसिएशन मैंने सब जोड़ दिए, ये भी जोड़ दिया, ये ऐड कर दिया और ये ऐड कर दिया, ठीक है ना, याद रहेगा। अब बिफोर कितना था, ये 1 था, ये रहा देखो आप ध्यान से, तो 1, तो प्लस माइनस खत्म, तो आई इक्वल टू इसके लिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा, ठीक है ना। तो यहां से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, याद रहेगा नहीं का। सिमिलरली एसोसिएशन के लिए है, सिमिलरली किसके लिए, एसोसिएशन के लिए भाई, जैसे मैंने कहा 2a, ठीक है ना, जब 2a है तो मैं यहाँ पे क्या बना लूंगा, a2 बना दूंगा, ये जुड़ गए। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 1, इसका 1, लेकिन आफ्टर टी टाइम ये बना अल्फा डिवाइडेड बाय n, और ये क्या बना, 1 माइनस अल्फा अपॉन, सॉरी अल्फा ही तो जाएगा, अल्फा जाएगा यहाँ पे बस, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो अब मैं आई कैलकुलेट कर रहा हूँ, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, ठीक है ना बच्चे। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, ये आई माइनस 1 तो मैं यहाँ लिख दूंगा, इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, ठीक है ना। अब मैं इसमें से अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, जब मैं अल्फा कॉमन लूंगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा ब्रैकेट 1 अपॉन n प्लस, सॉरी प्लस नहीं 1 माइनस आएगा, प्लस का तो मैंने इधर ले लिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आने वाला है भाई, माइनस आने वाला है, -1। तो मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ यहाँ से क्या, अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये आपका किसका बना, एसोसिएशन के लिए, ये किसके लिए है भाई, एसोसिएशन के लिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेज का हम यूज करते हैं और हम बना लेते हैं तुरंत फॉर्मूला, ठीक है ना। अभी मेरा टारगेट आपको फॉर्मूला बनाना नहीं सिखाना है, ठीक है ना। एसोसिएशन डिसोसिएशन समझ में आ गया, इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना। इस साल 2023 में इस साल इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया था, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब इसको देख लेते हैं भाई। अब क्या किया, वॉन टॉप ने सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर दिया भाई, और मॉडिफाई करने के बाद जैसे पहली थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स, अब इसमें उसने इंट्रोड्यूस कर दिया आई, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में उसने क्या कहा कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के वी W2 अपॉन mm
इंटू W1, ये सॉल्यूट होता है, ये सॉल्वेंट होता है। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, मोलैलिटी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है या ये भी लिख के लिखा जा सकता है, क्या ये वाला चाहें तो मैं यहाँ लिख दूंगा। और तीसरी थी पाई इक्वल टू आई सी आर टी, ठीक है ना भाई, याद रहेगा। अब याद रखना वॉन्ट ऑफ फैक्टर यूज ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड, ये याद रखना कि ये आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है, ठीक है ना भाई। इस बात को ध्यान रखना है कि इसके लिए यूज होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं इसमें, तो डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई देखो करने का तरीका फिर से वही, इस बात को आपको ध्यान रखना है, गिवन, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड करना है ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg, W इक्वल टू दे रखा है बच्चे 25 mg। इसको मैं चेंज कर लूंगा किसमें, ग्राम में, 10 की पावर -3 ग्राम हो गया है, ठीक है ना, याद रहेगा। और 2 लीटर वॉल्यूम इक्वल टू 2 लीटर, अब की बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर इक्वल टू दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कितना आ जाएगा भाई, 298 केल्विन आ जाएगा। क्लियर, इस बात को ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट है आई कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले आई कैलकुलेट करने के लिए आप इसको ब्रेक तो कर लो। ब्रेक कैसे करोगे, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस माइनस, अब 2K पॉजिटिव यानी कि 3, इधर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू कितना आ गया 3, तो आई की वैल्यू कैलकुलेट हो गया, आ गई 3। अब पाई इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है आई वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम RT, ठीक है ना भाई। अब क्या क्या है, आई है 3, W है 25 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना बच्चे, और R है 8.314, ये तो सोचना ही है, इंटू T कितना है, dt है आपका 298 केल्विन। और बच्चे मोलर मास नहीं पता, अभी निकालते हैं, ये है 2 लीटर, ठीक है ना। मोलर मास K2SO4 का कैलकुलेट कर लेंगे, K2SO4 का तो कितना आएगा 39 इंटू 2 प्लस 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 32 प्लस 16 इंटू 4, सभी जानते होंगे कैसे निकाल लें, ठीक है ना भाई, याद रहेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ से क्या कैलकुलेट होकर जाएगा आपका पाई। क्लियर, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना, याद रहेगा नहीं वाली बात। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना भाई। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। यस 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 यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अब की बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा ये वाला एक फॉर्मूला देखो यहाँ ड्राइव करके दिखाया, मतलब यहाँ पे दिखाया हुआ है ऐसे भी, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि आप इसको अच्छे से कर लें। ये मैंने समझा दिया अभी आपको, ठीक है ना, ये मैंने आपको अभी समझाया थोड़ी देर पहले। चलिए देखते हैं इसको करना कैसे है, ठीक है ना। करना कैसे, 2 ग्राम, ठीक है ना बच्चे, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड। अब यहाँ W2 इक्वल टू 2 ग्राम है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब W1 इक्वल टू 25 ग्राम, अब इसको मैंने चेंज कर लिया भाई केजी में, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 025 आ जाएगा, ठीक है ना भाई, क्या आ जाएगा 025 आ जाएगा। इसको दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है ना भाई, याद रखेंगे भाई, अच्छे से ध्यान देंगे, 0.025 केजी में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दे दी भाई, 1.62, ठीक है ना, केल्विन में दे रखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। मोलल का मतलब होता है भाई, मोलल का मतलब होता है, मोलल का मतलब होता है KF इक्वल टू है कितना 4.9, इसकी यूनिट याद रखना केल्विन केजी पर मोल, ये यूनिट पूछ लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, अल्फा इक्वल टू पूछा है, ठीक है ना भाई, याद रहेगा, ठीक है ना, याद रहेगा, अल्फा इक्वल टू पूछा है, ठीक है। इसको मैं तोड़ कर दिखा देता हूँ पहले, थोड़ा आसान लगेगा आपको, इसको ऐसे तोड़ेंगे, चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ पूरा यहाँ पर। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, C6H5 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है ना, इसको इस तरीके से देखेंगे। अब क्या करना है भाई, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम निकालने वाले हैं आई, तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल टू आई के एफ हो गया, W2 अपॉन मोलर मास, W2 अपॉन मोलर मास, ठीक है ना, ये हो गया मोलर मास, इनटू क्या करूं W1, ये कितना है 1.62, ये कितना आई कितना है, आई तो मुझे निकालना है भाई, आई निकालना है, ये कितना है 4.9, ये कितना है W2 2 ग्राम,
मोलर मास कितना है भाई, मोलर मास तो अभी निकाल ही लोगे बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड का मोलर मास लगभग 78 के आसपास आता है, नहीं 78 नहीं 122 के आसपास आएगा, चेक कर लेना 122 के आसपास आना चाहिए। तो 122 इंटू 122 आया 140 124 आए, ऐसे कुछ आ जाएगा, ये चेक कर लेंगे आप, ठीक है ना। इसको ना आए तो बता देना बच्चों। और यहाँ पे क्या आएगा, ये तो यहाँ से आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा आई, और आई कैलकुलेट होने के बाद ये आपका फॉर्मूला जो हमने अभी ड्राइव किया था, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू आएगी कुछ यहाँ पे -1 अपॉन एन, एन की वैल्यू 2, देखो कितनी में टूटा है, 2 में टूटा ना, एक और एक, ये 2 में टूटा ना, तो इसलिए यहाँ 2 आ गया। एन इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस, ठीक है ना, याद रहेगा, एन इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है, याद रहेगा। और -1 यहाँ से आप अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो एक परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है ना, वही याद रहेगा किस में आ जाएगा, परसेंटेज में, ठीक है ना। इस तरीके से इसको निकालेंगे, ठीक है ना, याद रहेगा। ये डायमराइज का मतलब यही होता है कि एसोसिएट हो गया, डाइमर बन गया, डाइमर, डाई का मतलब 2, जिसमें 2 यूनिट जुड़ जाती हैं उसको डाइमर कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना भाई। आज के लिए इतना ही, ओके।